हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और नाताजात शिक्षक भर्ती के साथ कल दो अहम सुनवाई हुई। एक जानते हैं एनओसी के मुद्दे पर, दूसरा नूतन ठाकुर की मैंने देखा शायद कल सुनवाई हुई या परसों सुनवाई हुई। जब भी हुई, नूतन ठाकुर की सीबीआई जांच वाली याचिका जो पिटीशन फाइल की गई थी उसकी ऑर्डर आया और मेरे आंखों के सामने जब पड़ा तो मेरे दिमाग में खलबली मच गया। मैं चाहता हूँ आईए के माध्यम से टीम जो है जुड़ जाए, सक्रिय टीम, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी। बताना ये चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। जब ऑर्डर देखा तो मेरे दिमाग में खलबली मच गई। तो बताना चाहता हूँ, फिर से दिखाना चाहता हूँ, कारण भी बताऊँगा क्यों जुड़वाना चाहता हूँ। एक बात अच्छे से आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करूँगा। एमआरसी पर बोलना चाहता हूँ, चयन सूची पर बोलना चाहता हूँ, 14 तारीख की सुनवाई पर बोलना चाहता हूँ जो काफ़ी कुछ अहम मुद्दा है। और यहाँ देख सकते हैं अजय कुमार ओझा के नाम से पिटीशन फाइल किया गया था नूतन ठाकुर के माध्यम से, और सुनवाई शायद ये 7 तारीख को ही हुआ। 7 तारीख को ऑर्डर लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट दिस केस इन द नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट वीक में फिर लगा दिया गया है। ये अंग्रेजी जब मैं पढ़ा, क्वेसिंग द उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2019, यानी ये रद्द करवाना चाहती हैं। इस अंग्रेजी का मतलब आप समझते होंगे। और बताना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ, सीबीआई जांच तक तो ठीक था, चलिए ठीक है, लेकिन रद्द करने वाली क्या बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जुड़ जाएं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर अपने प्रेयर में नूतन ठाकुर ये चीज़ रखती हैं कि श्रीमान भर्ती प्रक्रिया और जांच एक साथ दोनों नहीं चल सकती हैं। एक चलेंगी ना, पहले सीबीआई जांच, एसटीएफ जांच जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ तक 6 तारीख की जब परीक्षा हुई थी, पीएनपी ने अपने रिपोर्ट में, प्रेस नोट में खुद कहा है कि एसटीएफ ने 9 या 10 लोगों को पकड़ा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए तब तक तो ठीक था। अभी कुछ दिन पहले एसटीएफ को ये चीज़ सौंपी गई, जो भी भ्रष्टाचार संलिप्त लोग पकड़े जा रहे हैं, 142 141 वाले, सीबीआई एसटीएफ जांच भी चल रही है और भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं ना, आप जानते होंगे। इसीलिए एलटी ग्रेड के आप देखते होंगे हिंदी और सामाजिक विज्ञान के परिणाम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जांच जो सीओसीटी जी हैं वाराणसी वाले, अभी तक अपनी आख्या विवेचना वगैरह नहीं दिए हैं। जब तक नहीं देते हैं तब तक कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप आईए के माध्यम से जुड़ जाएं, अपनी बात रख लें। भविष्य में 1 भी % यदि ऐसे कोई ऑर्डर आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा यार अब इसको हटवाते हैं, ठीक है। और रद्द करने वाली बात तो पच नहीं रही है। चलिए, काफ़ी मेरे पास फ़ोन आए, कॉल आए, मैसेज भी आते हैं कि यार आप बोलते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं एमआरसी को लेकर। भैया यही कहना चाहता हूँ, यदि एमआरसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो प्रकाश पाटिया सर की बेंच के माध्यम से ऑर्डर आया था एमआरसी को लेकर, फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, एक तो सही बताऊँ 2750 पेज है, कोई उस पेज को फोटोकॉपी करके नोट नहीं किया है कितने अनारक्षित, कोई भी, सब तुक्का मार रहे हैं। कोई भी आप जानते होंगे, सब तुक्का मार रहे हैं। 2750 पेज की कोई फोटो कॉपी नहीं किया, लिस्ट नहीं बनाया है कि अनारक्षित कितने सेलेक्ट हुए हैं, आरक्षित कितने। तो जब तक इन सब चीज़ों का पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं एमआरसी सही तरीके से लागू हुआ है, गलत तरीके से, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं और यदि एमआरसी गलत तरीके से लागू हुआ तो जानते हैं चयन सूची बिल्कुल पलटेगा। और क्या होगा जानते हैं, नीचे के 1 गुणांक, 2 गुणांक, 3 गुणांक, 4 गुणांक बदल सकते हैं। यानी कि चयन सूची जब बदलेगा तो नीचे के जो अनारक्षित वाले होंगे वो बाहर होंगे, नो डाउट। अब इसमें इतने फ़ोन मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं कह रहा हूँ आप जानते हैं, यदि चयन सूची बदलेगी तो जानते हैं अनारक्षित के जो नीचे वाले गुणांक होंगे, 67, 68, 69 वाले, 69 तक मान लें, 68 तक मान लें, 68 तक, 2 ही गुणांक मान लें, वो बाहर हो सकते हैं यदि एमआरसी गलत तरीके से लागू हुआ है, आरक्षण के सही नियमों का पालन नहीं हुआ है। क्योंकि प्रकाश पाटिया सर की बेंच के माध्यम से ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि आरक्षण के नियमों के साथ छेड़छाड़ हो, बस हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट को गृह जनपद में फिट किया जाए। मेरी बात समझते होंगे। यदि एमआरसी गलत तरीके से लागू हुआ है, बाकी अब आगे की बात कर लेता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के माध्यम से जो आदेश दिया गया है, क्या सरकार मानेगी? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग खुद चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में? बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्या सरकार नज़रअंदाज करेगी? पहला पॉइंट। दूसरा, यदि नज़रअंदाज करेगी, 14 तारीख को अलाउ हमें जीत मिलती है, सरकार भर्ती करेगी, क्या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग खुद जाएगा सुप्रीम कोर्ट? क्या सरकार खुद जाएगी?
क्या अब इनके यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के यहाँ सरकार खुद जाएगी अपनी पूरी जांच करवाने के लिए? बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूँ, इंतज़ार, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, 14 तारीख की सुनवाई में मैं चाहता हूँ सभी जो है एक साथ बने रहें, जो सक्रिय टीम है, आपस में मनमुटाव वगैरह ना करें कि यार एमआरसी बदलेगी तो ओवरलैपिंग की वजह से जो है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बाहर हो जाऊँगा। जनरल वाला सोचे, एमआरसी वाला सोचे कि गलत तरीके से एमआरसी लगा है, मैं बाहर हो जाऊँगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूं, देखिए 14 तारीख की सुनवाई में 90% या 100% कह सकता हूं, हमें उम्मीद है कि 37,339 पद जो होल्ड हैं वो हम जरूर निकाल के और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़वाएंगे, जरूर बढ़वाएंगे। देखिए 90-97 यदि बचा रहा तो एमआरसी, ओवरलैपिंग, AWS सब अलग मुद्दे हैं, सब बचे रहेंगे, तभी बचे रहेंगे जब 90-97 बचा रहेगा। जिस दिन 90-97 खत्म होते हैं उस दिन ये सब वहीं खत्म हो जाएंगे। तो मेरी बात स्पष्ट तरीके सुन लीजिए, आप साथ में जरूर लड़िए 90-97 को लेकर। सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिस तरीके से लड़ रहे हैं, लड़िए। बाकी शाम की चाय इनके साथ पीजिए, दोपहर की चाय अगर लगता है कि मुझे ओवरलैपिंग पे लड़ना है, AWS पे लड़ना है, एमआरसी पे लड़ना है, लड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को टोकना गलत तरीके से। आपका यदि हित प्रभावित होता है, एमआरसी वाले गए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास, यदि उनका हित प्रभावित होता है तो उनकी गलती क्या है यार? ये तो गलत है ना, उन्हें गलत कहना। ओवरलैपिंग वाले गए हैं, उन्हें गलत कहना गलत है ना। आप साथ बने हैं, साथ बने रहिए, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ यही है 90-97 मुद्दा। ये मेरा दरख्वास्त है, गुजारिश है, शायद समझदार लोग मेरी बात को समझते होंगे। चले, बाय बाय।